नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। EVS टॉपिक जो 2 है 02, उसमें पाठ आपको पढ़ना है भोजन। उस भोजन पाठ का यहाँ पर खंड 3 पार्ट 3 लेकर के हम आए हुए हैं। यदि इसके पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट 3 में आपको यहाँ पर संतुलित भोजन क्या देखना है। संतुलित भोजन से संबंधित बहुत तरह के यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। देखिए, संतुलित भोजन जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, यदि भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो तो वैसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, संतुलित आहार और संतुलित भोजन जो है, यहाँ पर भोजन में सभी प्रकार का पोषक तत्व, जैसे हम कह लें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जो एक मात्रा में एक वयस्क को या एक बच्चा को जो मिलना चाहिए, यदि प्रतिदिन मिल रहा है, वह बच्चा ले रहा है, तो वह आपको बैलेंस डाइट में जाएगा, संतुलित भोजन में जाएगा। लेकिन प्रायः अभी आप हाल फिलहाल देख रहे होंगे तो बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है। बहुत कम बच्चों को संतुलित भोजन मिल रहा है। और बड़े घरों में भी संतुलित भोजन, जहाँ पैसे की दिक्कत है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पैसे की भी दिक्कत नहीं है वहाँ भी बच्चे संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? तो देखिए, अभी के समय में आधुनिक परिवेश में इस तरह का भोजन आ गया है कि बच्चे चटपटा या फास्ट फूड जिसको हम लोग कहते हैं, खा करके अपना पेट भर रहे हैं, जिसमें किसी तरह का कोई यहाँ पर जो होता है आपको जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए घर का भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आ जाए, वैसे भोजन बच्चों को करवाना चाहिए। और वैसे भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तो उसको ही हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, आयोडीन से देखिए प्रश्न आता है, देख लीजिएगा। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई होता है। अगर कोई पूछे आयोडीन का संकेत क्या होता है तो आई होता है। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है तो BR होता है। ठीक है, तो आयोडीन और ब्रोमीन, तो ये आयोडीन जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये यहाँ पर विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आयोडीन का स्रोत जो है वो मछली है, मछली के तेल है, ये आयोडीन के स्रोत हैं। या आयोडाइड नमक भी आप खा सकते हैं, जिससे आपको आयोडीन पड़े। और समुद्री उत्पाद, समुद्र से होने वाले विभिन्न झींगा मछली या मछली हो गया, रेहू मछली, किसी तरह के उत्पाद जो हो गए वो यहाँ पर क्या होते हैं, आयोडाइड नमक बनाते हैं। तो इस तरह से आयोडीन के मुख्य स्रोत मछली है, आयोडाइड नमक है और समुद्री उत्पाद है, जहाँ से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, आयोडीन की कमी से आखिर होता क्या है। अगर मान लीजिए कि आयोडीन की कमी है, तो देखिए आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसको हम लोग घेघा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। दोनों जानिएगा, घेघा को ही ग्वाइटर भी कहा जाता है, उसको ही गलगंड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, घेघा हो, ग्वाइटर हो, गलगंड हो, सब एक ही श्रेणी का है, एक ही चीज़ है, नाम सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है। आप देखिएगा उस व्यक्ति का पहचान होगा, जैसे उस व्यक्ति का पहचान हो जाएगा इस तरह से। अगर है यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से, ये अगर गर्दन ये जा रहा है, ये यहाँ पर आपका शरीर है पूरा बॉडी,
तो यहाँ की ग्रंथियाँ जो है ये लटकी हुई ऐसे फूली हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये यही जो होता है घेगा होता है, गले के सामने घेगा, यहाँ पर जो सामने होता है वो घेगा होता है, या उसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं। क्लियर? गलगंड हो, ग्वाइटर हो, घेगा हो, ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न अभी तक लगभग 10 से ज़्यादा बारी पूछा गया है, ठीक है। देखिए अभी आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल हम सारा चीज़ दिखा देते हैं, उसके बाद उसके नीचे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, आप छोड़ के जाएंगे कहीं नहीं। इसी के जस्ट नीचे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेगा जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ, याद रखिएगा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिसको आप पालक कह लीजिए, मेथी कह लीजिए, धनिया पत्ता कह लीजिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक का नाम लीजिए, में सबसे अधिक ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। पूछता है कि किन प्रकार के पत्तियों में सबसे ज़्यादा, देखिए लौह स्रोत तो आपको जो है कि यहाँ पर पाया जाता है, मेथी में भी पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ आपको इसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा का जब भी नाम आए तो आप पालक में मारिएगा, पालक में लौह स्रोत की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है दूध और अंडा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध और अंडा में पाया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की हड्डी में दर्द होता है या मसूड़ों में पैरिया होता है तो बहुत बार आप डॉक्टर से सलाह सुने होंगे, जिनको भी होगा, कि आपको कैल्शियम की कमी है। आपको किससे? कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी हो कैसे रहा है? तो ना तो सही दूध मिल रहा है, ना तो सही अंडा मिल रहा है, और बहुत लोग दूध अंडा दोनों में से कुछ नहीं खाते हैं। तो जो दूध न खाएंगे, जो दूध न पिएंगे, जो अंडा न खाएंगे, तो उनको क्या हो? कैल्शियम की कमी होगी। नहीं तो इसके लिए अन्य यहाँ पर वैकल्पिक साधन के रूप में भी बहुत सी चीज़ें हैं, दवा के रूप में आपको लेकर के कैल्शियम खाना पड़ेगा, ठीक है। तो और दूध और अंडा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है, आप सभी याद रखिएगा। अगला है जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जब जैसे मान लीजिए रीता है, उसको शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो वह किसका शिकार हो जाएगी? तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगी। किसका शिकार हो जाएगी? कुपोषण का शिकार हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग कुपोषण कहते हैं। अगला देखिएगा लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। लौह तत्व जब हम नहीं लेंगे, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें लौह तत्व मिलते हैं वो नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी होगी, और जब कमी होगी तो शरीर में क्या होगा? खून की कमी हो जाती है और शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और शरीर कमज़ोर होने के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो याद रखिएगा जब भोजन में या शरीर में लौह स्रोत की कमी होगी, किसका होगा? लौह तत्व का कमी होगा, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होता है। और लौह तत्व की अधिकता रहेगी, ये भी पूछता है, अगर शरीर में लौह तत्व अधिक मात्रा में हो जाए तो वहाँ पर कौन सा बीमारी होगा? तो रक्तप्लाता होगा, रक्तप्लाता होता है, ठीक है। ये होता है लौह तत्व की अधिकता से, और एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से। याद रखिएगा दोनों प्रश्न पूछा हुआ है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डी और दांत कमज़ोर होने का रीज़न क्या है? कैल्शियम की कमी बताया गया है। प्रश्न आए हुए हैं। देखिए भोजन पकाने से संबंधित भी प्रश्न आपका दिया गया है नोट्स में, और भोजन पकाने का आपका सिलेबस बनाया गया है। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न बनेगा कि भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो भोजन पकाने में आसानी से विटामिन सी नष्ट हो जाती है, ठीक है। भोजन पकाने से लाभ क्या है? भोजन पकाने से लाभ क्या है आपको बताना, ठीक है। भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने से लाभ क्या है? जब हम भोजन पकाते हैं तो भोजन में जो रोगाणु होते हैं भोजन पकाने से क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या फ़ायदा है? तो भोजन पकाने से भोजन सुस्वादिष्ट बन जाता है। जब हम भोजन पकाते हैं तो जो भोजन कच्चा है और जो भोजन पका है, तो पका हुआ भोजन कैसा हो जाता है? स्वादिष्ट बन जाता है, सुस्वादिष्ट बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पर उसी का कि कच्ची अवस्था में जो भोज्य पदार्थ पचाने योग्य नहीं होते हैं वे पकाने पर पचने योग्य बन जाते हैं, ठीक है। बहुत से भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो कच्ची अवस्था में यदि आप लेते हैं तो वो पचने योग्य नहीं होते, वे पच नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसको पका करके आप लेते हैं तो वो पचने योग्य बन जाते हैं। तो भोजन पकाने का ये सभी आपको लाभ यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न राज्यों में
पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आप लोग कर लीजिएगा इस टॉपिक का। अब बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया है। ठीक है, चलिए 31 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि इसके पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ है, उसके प्रश्न को भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो पार्ट 3 का जो प्रश्न नंबर है वो 31 से स्टार्ट है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पर्यावरण अध्ययन का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन हम आपके लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स पूरे JCERT जैक के किताब का हाथ से ले करके निकाल रहे हैं, इसलिए अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, मूली में, पालक में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ठीक है, पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पपीता में, अंडा और दूध में, गाजर में या पालक में। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। जो अंडा और दूध का सेवन करते हैं उनकी ना तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं ना तो दांत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, अभी हमने बताया था कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में के गले में एक फूल जाती है, गला फूलना, वो क्या कहलाता है? घेघा रोग कहलाता है। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे हड्डी है या दांत है उसको अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग कीजिएगा कि ये सभी स्वस्थ रहेगा? आयोडीन का उपयोग करने से, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का। ठीक है, तो हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? कैल्शियम का उपयोग करना पड़ेगा। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व है। ठीक है, अगला, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, अगर लौह तत्व की कमी से होगा तो एनीमिया, और लौह तत्व की अधिकता से होगा तो रक्तप्लता। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकता से रक्तप्लता और कम से एनीमिया नामक रोग होता है। दोनों प्रश्न पूछा गया है। घेघा जो है आयोडीन की कमी से होता है और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है? ये सब प्रक्रिया, दांत कमज़ोर हो गया है, खून बह रहा है, किस रोग में होता है? किस रोग से होता है? सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना और खून का बहना, यह जो है पायरिया रोग से जुड़ा हुआ है। किस रोग से जुड़ा हुआ है? दांत का रोग जो है पायरिया रोग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, शरीर का फूल जाना किस रोग की पहचान है? हमारा शरीर जो है अनावश्यक फूल जाता है, वो किस रोग का पहचान है? मोटापा का, पायरिया का, सूखा का या घेघा का। ठीक है, तो पायरिया रोग दांतों में होते हैं। ठीक है, सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, और घेघा रोग आयोडीन की कमी से। तो शरीर का फूल जाना जो होता है वो किस रोग का पहचान है? मोटापा रोग का पहचान है शरीर का फूल जाना। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मोटापा होगा। भोजन पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? देखिए, भोजन पकाना जो है उसमें विटामिन नष्ट होती ही होती है। कौन सी होती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक है, तो भोजन पकाने में जो ऑथेंटिक माना जाता है वो होता है कि विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, भोजन पकाने में क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलता है? यूटेट में आया हुआ प्रश्न है और यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दोनों जगह ये पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बना दिए हैं। भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकाने के बाद रक्त समाप्त हो जाते हैं। कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा लाभ है? तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, रीता कच्चा भोजन नहीं करती, वो हमेशा पका हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलता है? तो पहला चीज़ तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, ये भी सही है। ये भी सही है कि भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है कि रोगाणु उसमें जो है जो कच्चे हैं वो रहते हैं उसमें, लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है,
पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है। ठीक है, तो भोजन पकाने पर भोजन सुपाच्य हो जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। श्याम प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार ले रहा है? श्याम जो है अपना भोजन में आवश्यक मात्रा में सभी पोषक तत्व समान अनुपात में ले रहे हैं। तो श्याम किस प्रकार का आहार लेता है? संतुलित आहार लेता है, असंतुलित आहार लेता है, असामान्य आहार लेता है, या कोई नहीं। ठीक है, तो श्याम प्रतिदिन भोजन में सभी पोषक तत्व ले रहा है, इसलिए वो कौन सा आहार ले रहा है? संतुलित आहार ले रहा है। क्या ले रहा है? संतुलित आहार ले रहा है ना, तो संतुलित आहार ले रहा है, ये आपका रीजन हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? आपको बताना है कि आयोडीन कहाँ कहाँ से प्राप्ति होती है। ये यू टेट, MP टेट और राजस्थान आर्ट टेट, तीनों जगह का ये प्रश्न है। ठीक है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? मछली से, आयोडाइड नमक से, समुद्री उत्पाद से, या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी। ठीक है, क्योंकि मछली से भी प्राप्ति होता है, आयोडाइड नमक से भी होता है, समुद्री उत्पाद से भी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? आपको बताना है। ठीक है, रतौंधी से, मिनी माता से, कुपोषण से, या आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है, वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है? तो वह आपका ग्रसित जो होगा वो आपका किस हो जाएगा? तो कुपोषण का, वह किसका शिकार हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, इसका नीचे आंसर भी दिया गया है। आप जिनको दिक्कत लगे आंसर मिला लीजिएगा, PDF में आंसर भी दिया हुआ है, आप सभी आंसर मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। बाकी पर्यावरण अध्ययन का अभी पार्ट 4 आएगा, इसके बाद पर्यावरण अध्ययन का अभी इसके बाद पार्ट 4 आएगा, जिसको आप लोग देखते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप सभी जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।